This show is for adult listeners. This show is entirely fictitious and inspired in parts by classics and literary works, and any resemblance to real persons, dead or alive, places, and/or events is purely coincidental. This show is not intended to outrage, insult, defame, or hurt any religion or the religious sentiments, belief, or feelings of any person, entity, class, or community, and does not encourage or propagate any superstitious beliefs, black magic, and/or witchcraft. Listener discretion is advised. हेलो एवरीवन वेलकम टू टेक प्राइम टुडे आई एम योर होस्ट और यहाँ पे हम एक इंटरव्यू लेंगे हमारे एक हैकर से आई विल बी टेकिंग द इंटरव्यू एंड वी विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड एज वी कैन टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग हैकिंग और जो भी आपके मन में हेजिटेशंस है वो सब हम दूर करने की कोशिश करेंगे सो कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर Hello to everyone, and I am an ethical hacker. So today I am going to tell you about all myths and realities about hacking. और मैं आपके दिमाग में जितने भी शंकाएं, क्वेश्चंस और डाउट्स हैं, उन सबको कोशिश करूंगा इस सेशन के अंदर दूर करने की. Great. Now, sir, can you please tell us कि आपकी hacking के journey, how it started, or what all were the obstacles that you had to face? Can you please tell us about your journey? Yeah, so my journey started when I was in 5th class. So तभी मार्केट के अंदर 4G टेक्नोलॉजी निकली थी, तभी जियो भी लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे सबके पास 4G फ़ोन होते थे. सो हमारे घर में भी एक 4G फ़ोन परचेज़ किया गया. वो कुछ खास नहीं था, लाइफ का एक छोटा सा फ़ोन था. सो उस पे मैंने धीरे धीरे स्टार्टिंग करी, अपने मतलब डिवाइस को कैसे चलाते हैं वो सीखा. और उसके अंदर मैंने पहली बात, ज़्यादा कुछ हैकिंग मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था कि मैं बचपन से ही बून हैकर था, ऐसा कुछ भी नहीं था. ये कुछ इंसिडेंट्स थे जिसके बाद मैं हैकर बना. तो मेरे दोस्तों ने बताया, यार तुझे ना यूट्यूब ट्राई करना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस देख, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं. सो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया था. उसके अंदर गेम्स देखता था, वीडियोस देखता था. इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया मैं यूट्यूब पे. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी थी. तो आगे मैं धीरे धीरे हो गया और तब मेरे पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था. अभी आपको भी पता है, घरों में अगर एक फ़ोन हो तो उसका सभी यूज़ करते हैं. सो आई वॉज नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ टाइम टू यूज़ दैट फ़ोन इन माई लाइफ. और उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने एक अपना खुद का फ़ोन लिया. सैमसंग का एक फ़ोन था, बहुत ही डिसेंट सा था, ज़्यादा कुछ खास स्पेसिफिकेशंस नहीं थी उसकी. तो उसके अंदर मेरे को अपना प्राइवेट टाइम मिलने लग गया. मैंने उसके अंदर यूट्यूब देखा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी पता लगी. जब मुझे मेरा फ़ोन मिला तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे आना. सभी क्रिएटर्स बन रहे थे, बड़े बड़े क्रिएटर्स तब आ रहे थे. तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं. मैं गेमिंग बहुत करता था, आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम अ प्रो गेमर. सो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वो भी गेमिंग वाला. ऑन दैट टाइम बहुत सारे यूट्यूबर्स गेमिंग कंटेंट डाल रहे थे, तो मेरा बढ़ पाना इतना आसान नहीं था. व्यूज़, सब्सक्राइबर्स इतने नहीं आ रहे थे. सो और मैंने सोचा कि यूट्यूब पे मैं वैसा कंटेंट नहीं डालूं, और यूट्यूब मैंने क्विट कर दिया कुछ टाइम बाद. फिर उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेजेस को देखने लग गया. सो एक दिन मैंने ट्रेंडिंग पेज में एक वीडियो देखा जिसके अंदर 2 मिनट में किसी की फेसबुक या व्हाट्सएप प्रोफाइल कैसे हैक करें, ये करें. बचपन में तो नहीं पता होता था ये चीज़ों के बारे में, तो वो वीडियो पे क्लिक कर देता था मैं. कुछ खास फ़ायदा तो होता नहीं था उससे. उससे नेट और टाइम दोनों वेस्ट हो जाता था मेरा. उसके बाद ये चीज़ें देखी. उसके बाद मैंने फ़ोन चलाया, बहुत चलाया फ़ोन. 1 साल तक मैंने बस फ़ोन ही यूज़ किया अपना. यूज़ करने के बाद मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा जिसके अंदर बताया हैकिंग के बारे में. हैकिंग के बारे में बस पता था, बस ये होता था, हैकिंग वर्ड बड़ा कूल लगता था और बड़ा ही डेंजरस सा फील होता था हैकिंग सुनकर. सो मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा. उसके अंदर बताया कि अगर आपको हैकर बनना है, सबसे बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज होती है पाइथन. सो मैंने पाइथन देखा. पाइथन से मेरे को पता लगा अगर हैकिंग करनी है तो पाइथन आनी चाहिए. मेरे को अंदर से एक लगा कि हाँ, मुझे हैकर बनना है. सो मैंने स्टार्ट किया, पाइथन पाइथन सीखा. अब मेरे पास पहली बात लैपटॉप नहीं था. आई वाज़न्ट हैविंग एन लैपटॉप, डेस्कटॉप और दैट काइंड ऑफ विंडोज़ मशीन. सो मेरे को दूसरे लोगों का लैपटॉप बोरो करके काम करना पड़ता था, और ज़्यादातर मैंने अपना पाइथन अपने फ़ोन के अंदर ही करा. मैंने पाइथन अपने फ़ोन के अंदर करा और मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट दिया. टेस्ट देने के बाद मेरे को फर्स्ट सर्टिफिकेट मिला मेरा, जो कि था व्हाइट हैट
हैकर का, और उसके मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मेरे को लगा कि मुझे आगे भी इसको परस्यू करना चाहिए। और धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ा और फ़ोन से ही मैंने पूरा पाइथन वगैरह सीखा और लैंग्वेजेस सीखना चाहता था, बट उसके लिए मेरे को लैपटॉप चाहिए था। और कुछ ही टाइम पहले, लगभग आज से 1 साल पहले, मैंने एक लैपटॉप परचेज़ किया। और लैपटॉप परचेज़ करने के मेरे 2 रीज़न्स थे, बिकॉज़ आई वांट टू लर्न कोडिंग लैंग्वेजेस और मेरे को एक गेम खेलनी थी। अगर कुछ लिसनर्स मुझे सुन रहे हों या व्यूअर्स मुझे देख रहे हों, वो उनको पता होगा जीटीए 5 जैसा गेम, जितने भी गेमर्स होता है उनका एक सपना होता है जीटीए 5। जीटीए 5 एक बहुत बढ़िया गेम था जो कि लॉन्च हुआ था 2013 में, और वो गेम सबके ही दिल में आ गया था। तो 2013 में लॉन्च हुआ। मैं खेलना चाहता था उस गेम को बचपन से, उसकी वीडियोस देखा करता था, यूट्यूबर की स्ट्रीम देखा करता था जीटीए 5 की, पर खेल ना पाया कभी। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या किया, लैपटॉप तो ले लिया, बट लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जीटीए 5 जैसी बड़ी गेम को रन कर सके, और मेरे पास इतना डेटा भी नहीं था कि मैं उसको डाउनलोड करूं। फिर धीरे-धीरे स्ट्रगल्स आए, फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम के बाद अपना हैकिंग अच्छे से स्टार्ट किया, लैपटॉप से हैकिंग बहुत अच्छी सीखी। फिर उसके बाद मैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी में गया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी में वर्क किया और उसके बाद अच्छा काम हो गया मेरा। फिर उसके बाद थोड़ा-सा आगे सोचा कि और भी कुछ करना चाहिए। मैंने वीडियो एडिटिंग और वीएफएक्स सीखा, मेरे को था कि मैं सीखना चाहता हूँ ये, मेरे पास एक और स्किल होनी चाहिए। मैंने वीडियो एडिटिंग और स्किल सीखा ये। सीखने के बाद मैं एक कंपनी में जॉइन कर चुका था, मेरे को सीखना था वीडियो एडिटिंग, और वीडियो एडिटिंग सीख लिया था, बट ये चाहता था कि मैं उसको कहीं इम्प्लीमेंट भी करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक कंपनी में जाता हूँ, कंपनी में गया तो उधर मेरे को अच्छी खासी पे भी मिल रही थी। आई वाज़ गोइंग फ्रॉम 1 टू 6 पीएम, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल टाइम था मेरे लिए। और मैं उनके साथ काम करते-करते फिर उन्होंने मेरे को बोला, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकते हैं, बट हमारी शर्त ये या कंडीशन ये रहेगी कि आपको 9 टू 6 आना है। तो अगर मैं 9 टू 6 जाता तो मेरा सारा टाइम ख़राब हो जाता उसी चीज़ में, और मैं खुद को टाइम नहीं दे पाता। सो आई रिफ्यूज़ देम एंड आई ड्रॉप दैट प्लान ऑल्सो। और आगे जाके मैंने एसोसिएट एंड्रॉयड डेवलपर का कोर्स किया और गूगल से मैं सर्टिफाइड एसोसिएट एंड्रॉयड डेवलपर बना। उसके बाद मैंने ऐप्स एंड गेम्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया है अभी तक। और बस यहीं तक था, और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। Okay, wow, that was quite a journey. So, since you're here with us, but your identity is hidden, you're anonymous, can you please tell us कि ऐसे क्यों होता है that hackers, including you yourself, you're anonymous? Why hackers prefer to stay anonymous from the world? Why do they hide themselves? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई विल श्योरली आंसर दिस। आपने बहुत जगह देखा होगा, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं कोई हैकर की फोटो, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा ब्लैक हुडी, डार्क बैकग्राउंड और एक साथ में एक ब्लैक वाइट कलर का मास्क, समटाइम ब्लैक ऑल्सो। तो ये क्यों होता है, अनोनिमस क्यों रहते हैं? बहुत बड़ा रीज़न होता है हैकर्स के पास। मैं वो रीज़न आपको बताता हूँ। हम इसलिए रहते हैं क्योंकि सोसाइटी में और बहुत सारे लोग हमें ऐसी-ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं, अनएथिकल रिक्वेस्ट और इमोरल रिक्वेस्ट आती हैं, जिसको हम पूरा तो नहीं करना चाहते, ना ही करेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये करते हैं। यहाँ पे जितने भी लिसनर्स होंगे, उन सब ने मूवीज़ देखी होंगी, साइंस फ़िक्शंस देखी होंगी, सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी। सपोज़ मैं स्पाइडरमैन का एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जब उसको अपनी पावर्स का एहसास होता है, तो वो सोचता है कि मैं अगर सुपर हीरो बन गया, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, लग्ज़री होएगी, जो चाहूँ मैं ले सकता हूँ। बट उसके दिल में एक ख़्याल ये भी रहता है, अगर मैं सुपर हीरो बना, तो हो सकता है कि मेरे घर वालों को कोई थ्रेट करे, मुझे कोई थ्रेट करे, ज़िंदगी भर मुझे एक डर के साथ जीना पड़े। तो कभी-कभी ऐसे अजीब रिक्वेस्ट आ जाते हैं, और ये बातें कर कर मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है। इट वाज़ क्वाइट फ़नी। हुआ ये था कि मेरा एक दोस्त था जिसके घर मैं गया, उसको पता था कि मैं हैकर हूँ। तो हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, उसकी वाइफ़ खाना बना रही थी, शायद किचन में होगी, मेरे को इतना कुछ पता नहीं था। तो मेरे साथ बैठा था वो कहता है, यार आई वांट टू ट्रैक माय बीवी, और मुझे अपनी बीवी का चेक करना है, वो किससे बात करती है, सारी की सारी नॉलेज उसके फ़ोन की मुझे चाहिए। आई वाज़ लाइक ओके, मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं कर दूँगा। मैंने उनको ये बोल दिया, और थोड़ी देर बाद उनकी वाइफ़ आई, और जब नहीं था मेरा दोस्त, उन्होंने भी वही सेम चीज़ बोली मेरे को, मेरे हस्बैंड पे शक है, मैं चाहती हूँ उनको ट्रैक डाउन करना, और आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए प्लीज़। तो मैंने भी उनको बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। और ऐसे अजीबो-गरीब रिक्वेस्ट आते थे मेरे को, और उनसे बचने के लिए ही हम अपने नाम और आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते, और कुछ
थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी होती हैं कि बड़े-बड़े लोग बोलते हैं कि हमारा ये हैक कर दो, ये वो कर दो, और अगर हम उनको रिफ्यूज़ करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम आपको थ्रेट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली को थ्रेट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट रिवील और शो आवरसेल्व्स टू एनीवन टू मेंटेन एनोनिमिटी। एंड आई होप आई क्लियर्ड योर क्वेश्चन। या वेरी मच नाउ आई होप हमें हमारे लिसनर्स को भी पता चल गया होगा दैट व्हाई यू गाइस ट्राई टू हाइड योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट when we think about hacking or when we hear the word hacker तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आता है कि बुरी चीज होगी, you know, illegal stuff, किसी के अकाउंट हैक कर लेना, किसी के इंफॉर्मेशन हैक करके निकाल लेना. So is that the truth of hacking? Is that the reality, or are there any difference between the myth and the reality of hacking? So would you please enlighten us on that? सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई कहता है कि मैं हैकर हूँ, सो क्या आपको आपके दिमाग में लगता है कि हाँ यार वो तो बड़ा कूल है? Of course लगता है that there it's very cool to have yourself known as a hacker. ओके, जस्ट आई वांट टू नो दैट। सो जैसे कि मिथ है हैकिंग के बारे में और रियलिटी वर्सेस मिथ का एक शोडाउन करने वाला हूँ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा रियलिटी वर्सेस मिथ। सो पहला मिथ ये आता है कि हैकर्स बुरे होते हैं। नहीं, ये बात लगभग 50% लाए कह सकते हो आप इसको। सारे हैकर्स बुरे नहीं होते, कुछ हैकर अच्छे भी होते हैं। मेनली बात ये होता है हैकिंग, अगर आपको कोई आके बोलता है कि मैं हैकर हूँ, इट कैन बी 50% अ बैड हैकर। अगर आपके सामने कोई आके बोलता है कि मैं एक एथिकल हैकर हूँ, वेयर टर्म कम्स एथिकल है, एथिकल मतलब एक अच्छा हैकर जो अच्छाई के लिए काम करता हो, सिक्योरिटी के लिए काम करता हो, उसको हम एथिकल हैकर बोलते हैं। सो अगर आपको कोई भी दिखता है कि वो एथिकल हैकर है, दैट मीन्स ही इज अ गुड हैकर। और हैकिंग के लिए जितने भी हमारे दिमाग में इमेज है कि बुरे होते हैं, हर एक चीज़ खराब करते हैं, पैसे स्कैम करते हैं और अटैक करते हैं, ये सब लगभग एक टाइप से ला ही बोलूँगा मैं इनको। 50% लाया है, 50% ट्रुथ भी है ये। सो रियलिटी अच्छी भी होती है, हैकर्स अच्छे भी होते हैं, नॉर्मल इंसान जैसे ही होते हैं हैकर, कुछ ऐसा अलग नहीं होता, बस उनकी इंटेलिजेंस थोड़ी अलग रहती है। ओके ओके सो आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. दे माइट हैव हैड अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया अबाउट दिस हैकिंग, इफ इट इज गुड और बैड. सो can you please tell us कि जो hackers होते हैं are like you mentioned about ethical hacker and a normal hacker. So can you please tell us are there any different types of hackers or are they just one hacker that we know? तो क्या difference होते हैं hackers में? आई श्योरली टेल यू अबाउट द हैकर्स। हैकर्स बहुत टाइप के होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ 3 टाइप के बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। सो पहला हैकर आता है हमारा व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर कौन होता है भाई? व्हाइट हैट हैकर वो होता है जो अच्छे काम करता है, उसको आप एथिकल हैकर भी कह सकते हो एक टाइप से। वो पासवर्ड्स को स्टील कर सकता है, किसी के पीसी के सिक्योरिटी को बाईपास कर सकता है, सिक्योरिटी ब्लीच कर सकता है फॉर गुड रीजंस ओनली। फिर अच्छा होता है हैकर, ये अच्छे हैकर्स हो सकते हैं। और उसके बाद आता है एक ब्लैक हैट हैकर, ये ज़्यादातर इनलीगल होते हैं, अगर उनके पास सर्टिफिकेशन है देन दे आर इलीगल। अगर और उसके बाद आते हैं हमारे ग्रे हैट हैकर्स। सो ग्रे हैट हैकर्स वो होते हैं जिनके पास वाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर की दोनों की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन होता है। दे आर द मास्टर एंड द गॉड ऑफ हैकिंग। Okay, so like you said, ki black hat hackers are considered as those who do these illegal stuff. So can you tell us कि कैसे किन लोगों के ऊपर इनके targets होता है black hat hackers का? Who are those people they mainly target? Their priorities as a target. So can you please tell us about that? सो आई टेल यू हु आर विक्टम्स एज अ प्रोफेशनल एथिकल हैकर। तो हमारे विक्टम्स वो होते हैं फर्स्ट जिनका बिजनेस या फिर जिनका काम ज़्यादातर ऑनलाइन होता है और वो ज़्यादातर इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। दूसरे वो होते हैं जो टेक्नोलॉजी से इतने फ्रेंडली ना हो, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ पता ना हो। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। आपको भी पता है किडनैपिंग वगैरह होती है, तो किन के बच्चों की ज़्यादा किडनैपिंग होती है? जिनके पास पैसे ज़्यादा हों। द सेम लॉजिक वर्क्स हेयर कि हम उन लोगों पे ही ज़्यादातर अटैक्स करते हैं, हैकर्स उन पे ही अटैक्स करते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हों, बिकॉज ऑफ रैंसम, ताकि वो रैंसम पे इजीली कर सकें। Okay, so with such attacks going on, uh, so how can one save themselves from such
types of attacks from these hackers? How can they protect themselves from these kind of situations? The thing is that the hackers have their potential till they access your internet. So if you are safe on internet, that means no hacker can access your data or breach your security. एंड समटाइम्स हम लोग जो यूज़ करते हैं इंटरनेट, जैसे कि पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं कैफ़े में बैठकर, रेलवे स्टेशंस पे, हॉस्पिटल्स में जो पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं और अपने लैपटॉप या फ़ोन से वो एक्सेस करते हैं डेटा। सो दिक्कत क्या आती है वहाँ पर कि पब्लिक वाईफाई की जो सिक्योरिटी होती है वो इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं होती कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए किसी हैकर से, क्योंकि पब्लिक वाईफाई एक टाइप का सर्वर होती है जिसके अंदर कोई भी आके हाथ मार सकता है और किसी को आप रोक नहीं सकते। सो ये बात क्या आती है, अगर आपको यहाँ से प्राइवेसी चाहिए तो क्या है, मैं मना नहीं करता कि आप अपना नेटफ्लिक्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह पब्लिक वाईफाई पे ना देखिए, ज़रूर देखिए पब्लिक वाईफाई पे, बिल्कुल मना ही नहीं है, बट एक एंटीवायरस ज़रूर यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अवॉइड करें इन चीज़ों को यूज़ करने से, अपने घर पे ही अपने प्राइवेट डेटा को यूज़ करें। और ये कर सकते हैं, अगर आप पब्लिक वाईफाई आपको यूज़ करना ही पड़ रहा है तो इंटरनेट के थ्रू अगर आप यूज़ कर रहे हैं पब्लिक वाईफाई को, सो आपको एक एंटीवायरस तो चाहिए ही। और अगर आप कभी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, किसी अपने बंदे को पैसे भेज रहे हैं या अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कार्ड के डिटेल से शॉपिंग कर रहे हैं या फिर यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके टाइम थोड़े एस्पेक्ट्स ख़राब हो सकते हैं अगर आप एक पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हुए शॉपिंग करें, अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स को शेयर करें किसी वेबसाइट से। सो कोई भी आपके डेटा के अंदर घुस सकता है और आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह को, उनके डिटेल्स को, क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और आपके इन्फॉर्मेशंस को लेकर आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। सो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ करना हो तो अपने फ़ोन का ही यूज़ करें। अब आजकल सबके फ़ोन में 4G है, जियो, एयरटेल, वी, हर एक टाइप की कंपनीज़ आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, सो आप वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। Okay, so are there any tips that you could share with our listeners to save themselves from such hacker attacks? Okay, so here are my some professional tips that you should know about to save yourself from a hacker attack or a cyber attack. So first of all, I told you earlier that you must have a antivirus in your PC or phones. In this time आपके phones के अंदर सारे के सारे अच्छे phones हैं सबके पास, और जिनके पास भी Android 10 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है phones के अंदर, उसके अंदर तो एंटीवायरस पहले ही बिल्ट इन रहता है हर एक फ़ोन के अंदर। और आजकल आपको लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स का भी पता है, अगर आप एक विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 के अंदर क्या रहता है, एक बिल्ट इन विंडोज़ डिफेंडर करके एक एंटीवायरस रहता है। वो एकदम अच्छा एंटीवायरस होता है, आपको किसी एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसको यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद आपके आधे से ज़्यादा काम तो वही कर दिया करेगा, और आपको किसी भी एंटीवायरस प्रोवाइडर को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री होता है। मेरा पॉइंट ये होता है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई विंडोज़ का एंटीवायरस बड़ा वीक होता है, विंडोज़ डिफेंडर। सो एक बात बताओ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो अपने लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स में, उसका डेटा जिसने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है उससे ज़्यादा प्रोटेक्ट उसको कौन कर सकता है? आगे आप खुद ही समझदार हैं, आपको अच्छा खासा पता होगा इसके बारे में। सो माय पॉइंट इज़, ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए, एंटीवायरस ज़रूर रखें। अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, पब्लिक वाईफाई को कभी अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कि यूज़ करना कम करें उसको। अपने पीसी का रेगुलर अपडेट लें, ऐसा ना करें कि आप अपने पीसी का अपडेट नहीं ले रहे हैं, अपडेट को लांघ रहे हैं कि बाद में कर लेंगे भैया, नहीं जी, कभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको एक स्ट्रॉन्ग वीपीएन लेना चाहिए। वीपीएन का मतलब होता है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंस्टॉल करें, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, हर जगह अवेलेबल होता है। इसको इंस्टॉल करके यूज़ करें अपने फ़ोन्स के अंदर, अलग अलग सर्वर्स में सिलेक्ट करें अपना डेटा कहाँ स्टोर करना है, आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा इससे। और आपको वो ऐप्स अनइंस्टॉल, डिलीट कर देने हैं जो ऐप ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे ही स्टार्ट करते हैं वो क्रैश हो जाता है, या फिर वो अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा। कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर गेम डाउनलोड करते हैं, चलाते ही ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, तो मतलब आपका फ़ोन या लैपटॉप उस ऐप को चलाने से रोक रहा है, तो उसको क्या करना है, हमने सिंपली डिलीट कर देना है। और अवॉइड इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन वेबसाइट से मूवी वगैरह इंस्टॉल ना करें कभी भी। ये हमें बचपन से बताया रहता है। क्यों बताया रहता है? सिंपल सी बात होती है, यहाँ पर हैकर्स और प्रोग्रामर जैसे लोग हल्के फुल्के टोर्जन और वो सब पिक्चर और उसकी फाइल्स के बीच में डाल देते हैं, और आपको अपना पिक्चर या सॉफ्टवेयर तो मिल जाता है, बट उसके साथ फ्री के वायरसेस भी मिल जाते हैं। उसमें टॉर्जन हो सकता है, कोई टाइप का मालवेयर हो सकता है, और वेबसाइट्स पे भी जाने से बचें। और
ये चीज़ें आप अगर करेंगे तो आप लगभग 90% सेफ हो जाएँगे एक हैकर अटैक से बचने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारे लिसनर्स को ये हेल्पफुल लगा होगा, द टिप्स दैट यू जस्ट शेयर्ड विद अस. So my next question would be that, like you said, ki the hackers, they have access only through internets, but nowadays with all the people using internets all over the world, there are many cases of scams that are coming around. There are new types of different types of scams that come around. So what are these type of scams? Can you please explain our to our listeners about these type of scams, different type of scams that arises in today's generation, and also any tips from your side to save themselves from such scams and avoid themselves from these type of scams? इस चीज़ पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। अगर आप किसी एथिकल हैकिंग का सेशन जॉइन कर रहे हैं और इस स्कैम्स के बारे में बात ना हो तो बात तो अधूरी रह जाएगी। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, पहले के टाइम में होता था ओटीपी सीवीवी स्कैम होता था, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स माँग के किया जाता था ये स्कैम। इसको हटाने के लिए सरकार ने भी बहुत मुहिमें चलाई, बट सक्सेसफुल हुए, बट बहुत जगहों पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो, और स्कैम्स बहुत सारे हुए। इससे जनरेट किया हुआ रेवेन्यू का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा था। सो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो नए स्कैम्स भी बन चुके हैं। एक स्कैम से मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको हम बोलते हैं फ़िशिंग स्कैम बोलते हैं। फ़िशिंग स्कैम, अगर आप फ़िशिंग के बारे में जानते हैं तो नॉर्मल सी बात है। हम एक मछली जो हमारा विक्टिम होते हैं, जो आप जैसे कॉमन पीपल होते हैं, हम नहीं, मतलब जो हैकर्स होते हैं, इल्लीगल हैकर्स होते हैं, उनके लिए आप विक्टिम होते हैं जो ईज़िली उनके जाल में फँस जाएँ, इसलिए वो एक वर्चुअल थ्रेट रचते हैं आपके लिए, वर्चुअल बैकग्राउंड रचते हैं जिसमें आप फँस भी जाते हैं बहुत कारण। ये कैसे करते हैं हैकर्स, क्या करते हैं वो नॉर्मली, आपने अपने जियो, एयरटेल, वी जैसे भी आप इंटरनेट प्रोवाइडर्स यूज़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर, आपको ऐसे मैसेजेस आते ही ज़रूर होंगे कि जी पेटीएम पे आएँ और इस लिंक को दबाकर अपने अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दीजिए। घर बैठे-बैठे कमाइए 50,000 रुपए। ये सब स्कैम होता है। और पहली बात, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा ताकि आप भी अपने आप को इन स्कैम से थोड़ा बचा सकें। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना नॉर्मली एक नॉर्मल डे मेरा चल रहा था, एकदम से मेरे को एक अपने फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आया। वो एक मैसेज था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द व्हाट्सएप एंड ऑल दैट स्टफ। वो एक एसएमएस था। जैसे ही मैंने उसको ओपन किया, उसमें आया था, यू वॉन गूगल पे स्क्रैच कार्ड, क्लिक हियर टू रिवील इट नाउ। मतलब आपको भी पता है, गूगल पे या पेटीएम में आप पेमेंट वगैरह करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, स्क्रैच कार्ड्स मिलते हैं जिनको आप स्क्रैच करके कुछ कूपन्स या 5-6 रुपए रिडीम कर सकते हैं गूगल पे या पेटीएम में। मेरे को भी लगा ऐसा ही कुछ होगा, बट आई वॉज अ लिटिल बिट ऑफ सस्पिशियस कि भाई यहाँ पर गूगल पे मुझे वो भी हिंदी के अंदर लिख कर भेज रहा है ये चीज़। कोई बात नहीं, मैंने फिर भी उस लिंक को दबाया। लिंक को दबाने के बाद एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गया, और जहाँ पे मैंने एकदम वेबसाइट पे देखा एज अ प्रोफेशनल, आई सॉ दैट कि वहाँ पे जो वेबसाइट का एड्रेस था, दैट वॉज HTTP, इट वॉजेंट HTTPS। इससे ही सस्पिशियस मेरी जाग चुकी थी थोड़ी सी। HTTPS जब होता है, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, अगर S नहीं है तो मतलब वो वेबसाइट फर्जी है, नकली है, या फिर वो एक डेंजरस वेबसाइट, आपको जल्द से जल्द उधर से निकल जाना चाहिए। तो वहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड जैसा एकदम डिट्टो कॉपी किया था जिस भी बंदे ने उसको किया, बहुत अच्छा कॉपी किया हुआ था, मैं उसको इस पे अप्रिशिएट करूँगा। मैंने उस स्क्रैच कार्ड पे स्क्रैच किया तो वहाँ पे लिखा है, यू वांट 3500 रुपीज़, क्लिक हियर टू रिडीम। मैंने क्लिक दबा दिया और उस वेबसाइट ने मुझे फटाफट मेरे गूगल पे में रीडायरेक्ट कर दिया। और जैसे ही मैं गूगल पे गया, वहाँ पे दिखा रहा है एंटर योर यूपीआई पिन, और वो पैसे किसी को जा रहे थे। मैं उसका नाम और नंबर तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट मैं बताऊँगा वो पैसे किसी को जा रहे थे। अब कोई वहाँ पे होता बंदा जिसको नहीं पता है कि ये कैसे वो काम करता है, वो बस यूपीआई पिन पे एंटर कर देता और उसको लगता है कि वो तो बैलेंस चेक कर रहा है, बट वो पैसे चले जाते उस पे। ऐसे स्कैम्स होते हैं। तो इससे बचने का तरीका यही है, अगर आपको कोई भी अनऑथराइज एसएमएस पे लिंक आता है ऐसे पैसे वैसे कमाने के, तो बिल्कुल उसको हाथ ना लगाएं। नंबर को जल्दी से जल्दी ब्लॉक करें और मैसेज को डिलीट कर दें, और ऐसे मैसेजेस से दूर ही रहें। और आप किसी भी अननोन सर्च इंजन का यूज़ ना कीजिए। बेकार से सर्च इंजन आ गए हैं आज के टाइम में, एक डक क्वैक, बहुत सारे अजीब नाम ही नहीं सुने होंगे वैसे सर्च इंजन आ चुके हैं। उसको अवॉइड कीजिए। ज़रूरी अच्छे सर्च इंजन यूज़ करिए, जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इनको ही यूज़ कीजिए।
ये सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करती हैं। और आप अपने किसी की भी पेन ड्राइव, रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड्स की पेन ड्राइव अपने पीसी की और डेस्कटॉप के अंदर डायरेक्ट ना लगा लें। उससे क्या हो सकता है, आपके पीसी के अंदर डायरेक्ट वायरस आ जाएंगे और आप बोलेंगे मेरा पीसी अच्छा और महंगा तो है और नया भी है, बट फिर भी अभी लैग दे रहा है, अटक रहा है। तो ये वायरसेस के कारण होता है। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत आता है, आपको लगता है कि कोई ऐसा वायरस आया है, आप प्रोफेशनल्स को दिखा सकते हैं। दे विल फिक्स योर प्रॉब्लम फॉर श्योर। सो नेक्स्ट जो टिप आती है मेरी, जो बहुत ही ज़रूरी होती है, अपने लैपटॉप्स, फ़ोन्स को अच्छे से अच्छे एंटीवायरसेस जो आपके पास हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया, फ़ोन क्लीनर हो गया, जैसे भी एंटीवायरसेस हैं, उससे रेगुलर बेसिस पे स्कैन कीजिए। उससे नॉर्मल ट्रोजन, मालवेयर्स आपके फ़ोन या लैपटॉप से निकल जाएंगे। इट इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन द वायरसेस। सो ये ज़रूर कीजिएगा। और अपने फ़ोन्स और लैपटॉप्स में आजकल तो अच्छे खासे पासवर्ड सिक्योरिटीज़ भी आने लगी हैं। अपने लैपटॉप को अच्छे पासवर्ड्स, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक, या फ़ोन को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखें। अगर कोई हैकर आपकी पीसी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, घुस जाता है, सो उसका पहला ये रहेगा, ही हैव टू फाइट विद द, आपके फ़ोन की पहली प्रायोरिटी जो होती है वो सिक्योरिटी होती है। आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को उसको डेड करना पड़ेगा, तभी वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो मतलब अगर जितना मुश्किल आप पासवर्ड रखेंगे, सो उतना ही टाइम उस हैकर को लगेगा आपके सिस्टम के अंदर पहुँचने में। और मेरी 2 टिप्स लास्ट रहेंगी जो आपको करनी चाहिए। आप थोड़े ज़्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करें, जैसे लिनक्स हो गया, मैक हो गया। मैक, अब मैं जानता हूँ इन इंडिया हर एक बंदा मैक ओएस को सपोर्ट नहीं ले सकता, मैक ओएस नहीं खरीद सकता। और इसका एक फ्री वर्ज़न भी कह सकते हो आप। यू कैन यूज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिक्योरिटी के नाम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और लिनक्स की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं। अगर आप थोड़ा एथिकल हैकिंग और कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप काले लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, पैरेट ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं जिसको कोडिंग और प्रोग्रामिंग या हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, यू कैन श्योरली गो विद ज़ोरियन ओएस। अभी अभी लॉन्च हुआ है। ज़ोरियन ओएस बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पहली बात, ये एक पेड वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो प्रोफेशनल वर्जन है वो पेड है, बट जो नॉर्मल लाइट वर्जन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो दिखता तो विंडोज़ और मैक मशीन जैसा ही है, और यूजिंग में भी बहुत आसान है। सो यू कैन श्योरली गो विद द ज़ोरियन ओएस। और दुनिया में जितने भी वायरसेस हैं, मालवेयर है, ट्रोजन है, वो लगभग 99% बने हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो आप चुन सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन रहेगा। सो मैं ये नहीं कहता विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ना यूज़ करो, बट अगर ये पीछे वाले जो मैंने सारे प्रीवियस प्रिकॉशंस बताए हैं, अगर आप उनको यूज़ करते हो, तो श्योरली आप अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर पाएँगे। Okay, so with all this, can you tell us about think would be the future of hacking? If anyone of our listeners agar koi interested hai, if they're interested, then what would be the future of hacking? ओके, श्योरली आई विल टेल यू अबाउट, जो हैकिंग है एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी इमेज लोगों ने गलत फॉर्म की हुई है। सो मैंने आपको बताया है पीछे भी, हैकिंग एक बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो, यू कैन श्योरली गो विद इट। और आप चाहो तो एथिकल हैकर बनने के बाद साइबर सिक्योरिटी सेल के साथ काम कर सकते हैं, साइबर ब्रांच के साथ काम कर सकते हैं, और चाहे तो आप पुलिस की भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे जॉब्स होते हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है विद एन हैकर। हैकर वो भी होता है जो ऐप, बने हुए ऐप्स और बने हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में लूप होल ढूंढता है। और अगर आप एथिकल हैकिंग को अपना करियर लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, बिल्कुल बिना हेजिटेट कर लीजिए। बट ध्यान ये रखिएगा, सोसाइटी बहुत कुछ बोलती है, बट सोसाइटी आपको पैसे नहीं देगी, ना सोसाइटी आपको खाना देगी। खाना और पैसे आपको वही चीज़ देगी जो आपका करियर होगा। सो यू कैन चूज़ वाइजली। मेरा तो यही रहेगा, अगर आप एक हैकर बनना चाहते हैं, एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, ज़रूर बनिए। बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, यू कैन गो विद इट। Okay, so I think that was quite helpful to our listeners too. So to wrap this session up, would you give a word of advice or a message to the young aspirants who are interested in taking hacking as a career path, or if they're interested in hacking? ज़रूर मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि एथिकल हैकिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बुराइयों से भी भरा है और अच्छाइयों से भी भरा है। ये एथिकल हैकिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, इसको आप कह सकते हैं इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड दैट कैन हेल्पफुल ऑल्सो एंड इट कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी ऑल्सो।
सो अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, सो कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा मेरी हमेशा बात। अगर आप इसलिए ही बन रहे हैं कि आप अपने दोस्तों को सोसाइटी में थोड़ा कूल बनना चाहते हैं, थोड़ी सी शेखी या शो ऑफ करना चाहते हैं, सो जस्ट डोंट गो विद द एथिकल हैकिंग। जो कर रहे हैं वही कंटिन्यू करिए। और मैं इसलिए कहूँगा एथिकल हैकिंग करते हैं, सो लोग ज़रूर ज्वाइन करें। मैं बोलूँगा, मैं लोगों को, टीनेजर्स को और एस्पिरेंट्स को ज़रूर मोटिवेट करूँगा कि एथिकल हैकिंग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। घर घर में अगर एक एक एथिकल हैकर होगा तो हमारी नेशन में बहुत सारा सिक्योरिटी बढ़ जाएगा। मेरे को पता है हर एक बच्चा, हर एक बंदा आर्मी जॉइन नहीं कर सकता, अपने नेशन को सर्व नहीं कर सकता, बट एक एथिकल हैकर बनकर आप अपने नेशन को भी सर्व कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ थिंग, सो श्योरली यू कैन गो विद इट। Okay, so thank you so much for taking your time out and giving us these informations जो I'm sure normal daily life में हमें इतना नहीं पता होगा. So thank you so much and I hope कि हमारे listeners को भी बिल्कुल ये session अच्छा लगा होगा and that we could cover up as much doubts as we could and make this session as informative as we could. So I hope you guys enjoyed and don't forget to stay tuned for our next session जहाँ पे we would be talking about more about internet and if you have any doubts, if there are any questions that were lacking, or if you have any questions from your side, you can surely ask them without any hesitation in the comment section below, and we will try our best to uh, gather those questions and answer those questions in our next session. So please stay tuned and thank you so much. I hope you guys take care and stay safe during this time around. Thank you.